हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमरा सुंडा बुक के अंतर्गत एग्रोनॉमी का जो पोर्शन था उसमें गेहूँ की खेती के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गेहूँ, वीट, वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। कुल क्या है? ग्रेमनी, जिसको पोएसी भी कहते हैं। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिमी एशिया, तुर्की। और गेहूँ जो है विश्व का स्टेपल खाद्यान्न है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनाजों का राजा कहते हैं। और भारत जो है गेहूँ के क्षेत्र व उत्पादन की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान पर है। और भारत में खाद्यान्न उत्पादन में गेहूँ का धान के बाद दूसरा स्थान है। और भारत में क्षेत्रफल में क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब अग्रणी राज्य है। उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा अग्रणी राज्य है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पहला स्थान पंजाब राज्य का है। और इसके दाने या आटे में जो है ग्लूटीन नामक प्रोटीन होती है, जो चपाती बनाने एवं बेकरी के लिए आवश्यक होती है। और ग्लूटीन जो है बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल सकती है। और गेहूं का पुष्पक्रम जो है स्पाइक प्रकार का पाया जाता है। और गेहूं का बीज जो है कैरियोप्सिस कहलाता है। ये C3 पौधा है, लॉन्ग डे प्लांट है, स्वपरागित पौधा है। और गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? नॉरिन 10 है। और भारत में उगाए जाने वाले गेहूं जो है मैक्सिकन सेमी ड्वार्फ हैं। और गेहूं की बीजों का जो है परीक्षण वजन देखा जाए तो 40 ग्राम होता है। और गेहूं के बौनी किस्मों में दाना चारा का अनुपात 1:1 या 1:1.5 होता है। और गेहूं का कटाई सूचकांक हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? 40 से 45% होता है। जबकि गेहूं सा फेलेरिस माइनर का परीक्षण वजन कितना होता है? 2 ग्राम होता है। तो गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, कुल ग्रेमनी, उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिमी एशिया, तुर्की। और भारत गेहूं के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। गेहूं को अनाजों का राजा कहते हैं। और गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक प्रकार का होता है, बीज कैरियोप्सिस का होता है। और C3 जो है LDP व स्वपरागित पौधा है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पहला स्थान पंजाब का है। और गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा? नॉरिन 10 है। और परीक्षण वजन जो है कितना होता है? गेहूं के बीज का 40 ग्राम होता है। और फेलेरिस माइनर का कितना होता है? 2 ग्राम होता है। और गेहूं का कटाई सूचकांक कितना है? 40 से 45%। अब गेहूं की निम्न प्रजातियां भारत में उगाई जाती हैं। तो पहला था द्विगुणित, जिसको डिप्लॉयड गेहूं या आइकॉर्न भी कहते हैं। इसका 2N कितना होता है? तो 2N 14 होता है। यह द्विगुणित गेहूं है। और ट्रिटिकम मोनोकोकम एवं ट्रिटिकम एंग्लोप्लाइड आते हैं इसके अंतर्गत। और फिर आता है दूसरा चतुर्गुणित, जिसको टेट्राप्लॉयड वीट कहते हैं। इसके अंतर्गत इमर गेहूं आता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम डायोकोकम। गुणसूत्र कितना होता है? 2N 28 होता है। यह चतुर्गुणित गेहूं है। यह उपमा बनाने के लिए उपयुक्त है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु में उगाया जाता है। तो इसके पहले वाला द्विगुणित में कौन सा था? ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम एंग्लोप्लाइड। उसका 2N कितना होता था? 14 द्विगुणित होता था। और चतुर्गुणित में क्या होता है? तो इसमें आता है 2N जो होता है इसका 28 होता है। और इमर गेहूं आता है,
उपमा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। और फिर दूसरा आता है मैक्रोनी या ड्यूरम या काठियावाड़ गेहूँ, जिसको टिटकम ड्यूरम कहते हैं। इसका 2 होता है। यह चतुर्गुणित जो है गेहूँ है और इस गेहूँ की प्रजाति से सूजी सेवइयाँ बनाई जाती हैं। और भारत में कुल गेहूं के क्षेत्रफल का 12% क्षेत्रफल, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ भागों में इसी प्रजाति की खेती की जाती है। और जबकि इमर गेहूं का खेती कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में। अब अगला आता है षष्ठ गुणित गेहूँ, जिसको हेक्साप्लॉइड गेहूँ कहते हैं। इसमें पहला आता है ब्रेड वीट आता है, टिटकम एस्टिवम आता है। गुणसूत्र कितना होता है? 2N42 होता है। इसे मैक्सिकन बौना गेहूँ भी कहते हैं। इसकी खेती जो है भारत में 87% क्षेत्र पर होती है। यह चपाती एवं ब्रेड उत्पाद बनाने हेतु उपयुक्त है। यह मैक्सिको से आयातित गेहूं की प्रजाति है। तो ब्रेड वीट टिटकम एस्टिवम होता है, 2N42 होता है, मैक्सिकन बौना गेहूं भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है भारत में 87% क्षेत्र पर होती है। और यह चपाती एवं ब्रेड उत्पाद जो है बनाने हेतु उपयुक्त है। और यह जो है मैक्सिको से आयातित गेहूं की प्रजाति है। दूसरा आता है भारतीय बौना गेहूं, टिटकम स्पैरोकोकम। इसकी खेती जो है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सीमित क्षेत्रों में की जाती है। और यह प्रजाति जो है कम उत्पादकता एवं रोली रोगों के प्रति संवेदनशील और ज़्यादा होने के कारण जो है भारत में सीमित क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो भारतीय बौना गेहूं में क्या आता है? टिटकम स्पैरोकोकम। इसकी खेती जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीमित क्षेत्र में की जाती है। और यह प्रजाति जो है कम उत्पादक रोली रोगों के प्रति संवेदनशील ज़्यादा होने के कारण सीमित क्षेत्र में उगाई जाती है। अगला आता है कॉमन ब्रेड वीट, जिसका वैज्ञानिक नाम है टिटकम वल्गेयर। और किस्में कौन सी है? C306 है, K65 है इसमें। तो जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे उगाया जाता है उसका टिटकम एस्टिवम है, षष्ठ गुणित है, 2N42 होता है। और यह मैक्सिको से आयातित गेहूं की प्रजाति है। और इसके बाद जो इसके बाद उगाया जाता है मैक्रोनी ड्यूरम या काठिया गेहूँ, टिटकम ड्यूरम कहते हैं, 12% क्षेत्र पर उगाया जाता है। अब गेहूं की बौनी जीन नॉरिन 10, यह गेहूं की जो है पहली बौनी जीन है, जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग द्वारा मैक्सिको में 1960 में विकसित किया गया था। और नॉरिन 10 जो है कल्टीवर ने गेहूं की प्रजनन के इतिहास में एक नया अध्याय बनाया। और नॉरिन का बौनापन जो है 2 विशेष रूप से आवर्ती जीनों का परिणाम था, जो HD1 और HD2 के प्रतीकों के साथ चिह्नित था। तो गेहूं की बौनी जीन कौन सी है? नॉरिन 10 है। और यह गेहूं की जो है पहली बौनी जीन है, जो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग द्वारा मैक्सिको में। नॉरिन 10 क्या है? कल्टीवर ने गेहूं के प्रजनन में नया अध्याय जोड़ा था। और नॉरिन का जो बौनापन है 2 विशेष रूप से आवर्ती जीनों का परिणाम था, जो कौन सा था? HD1 और HD2 के प्रतीकों के साथ चिह्नित थे। और मैक्सिकन किस्मों में लाल रंग के दाने थे, जबकि भारतीय किस्मों में जो है क्रॉस अंबर रंग के दाने थे। तो एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिकन जो किस्म थी उसमें दाने का रंग क्या था? तो लाल रंग। और जबकि भारतीय का क्या था? क्रॉस अंबर रंग का था। और भारत में सर्वप्रथम 1963 में बौने किस्में सुनारा 63, सुनारा 64, मायो 64, लरमा रोजो का आयातित कर व्यावसायिक रूप से खेती की गई, और जिनके रिकॉर्ड उपज उत्पादन के कारण 1966-67 में हरित क्रांति संभव हो पाया।
अगर इनका उत्पादन इतना नहीं हो पाता तो शायद संभव ही नहीं हो पाता उस समय। और गेहूं की एक जीन बोनी यानी कि सिंगल जीन ड्वार्फ किस्मों में कौन सा आता है? तो सोनालिका आता है, RR21, लरमा रोजो 64 आता है, सुजाता आता है। तो एक जीन बोनी में कौन सा आता है? सिंगल जीन ड्वार्फ किस्मों में कौन सा? सोनालिका RR21 आता है, लरमा रोजो 64 आता है और सुजाता आता है। और दो जीन बोनी में कौन सा था? डबल जीन ड्वार्फ किस्मों में कौन सा आता है? तो प्रताप आता है, जिसको HD 1981 और HD 2329, कल्याण सोना आता है, छोटी लरमा आता है, सरबती सोनारा आता है, और अर्जुन आता है जो कि HD 2009 और 2,4-D के प्रति संवेदनशील है, और राज 1482 आता है, और लोक 1 आता है, जनक आता है। तो दो जिन बोनी किस्मों में कौन सा था? प्रताप आता है, जिसको HD 1981, HD 2329, कल्याण सोना, छोटी लरमा, सरबती सोनारा, और अर्जुन आता है HD 2009 2,4-D के प्रति संवेदनशील है, और राज 1482, लोक 1, जनक आता है। और ट्रिपल जीन बोनी किस्मों में कौन सा आता है? हीरा आता है, मोती आता है, लाल बादशाह आता है। और ड्यूरम या काठिया गेहूं की किस्मों में कौन सा आता है? तो राज 911 आता है, जयराम आता है, मेघदूत आता है। गिरिजा किस्म की बात करते हैं तो यह किस्म जो है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र के लिए है। ये भी ड्यूरम गेहूं की किस्म है। और सैलजा गेहूं यह पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अच्छी है। तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए कौन सी अच्छी है? तो सैलजा अच्छी है। गिरजा का भी प्रयोग होता है। और इसके अलावा ड्यूरम गेहूं में कौन सा था? तो राज 911 है, जयराम है, मेघदूत है। अब गेहूं की प्रचलित किस्म, तो गेहूं की प्रचलित किस्म में कौन सा था? राज 3765 जो कि पछेती बुआई के लिए है, गिरने के प्रति प्रतिरोधी है, और लोक 1 है जो कि पछेती बुआई के लिए है। राज 3077 है जो कि लवणीय क्षेत्रों व पछेती बुआई के लिए है, और राज 3777 जो कि दुर्गापुरा से विकसित है, और राज 4120 है जो कि UG 99 रोली के प्रतिरोधी किस्म है, और राज 4037 आता है, मालविया आता है, WH 147 जो कि चपाती के लिए है, और D 134 व मुक्ता असिंचित जो है बरानी खेती के लिए उपयुक्त है, और PBW 502 जो कि सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त व करनाल बंट रोधी किस्म है, और लवणीय भूमि व पछेती बुआई हेतु उपयुक्त किस्म में कौन सा है? K65 है, जॉब 666 है, दुर्गापुरा 65 है, सुजाता आदि है। तो गेहूं की प्रचलित किस्म में कौन सा आता है? राज 3765 है जो कि पछेती बुआई के लिए व गिरने के प्रति प्रतिरोधी है। लोक 1 आता है, पछेती बुआई के लिए होता है। राज 3077 आता है, लवणीय क्षेत्रों व पछेती बुआई के लिए होता है, और राज 3077 दुर्गापुरा से विकसित किस्म है। राज 4120 आता है, UG 99 रोली के प्रतिरोधी किस्म है, और राज 4037 आता है, मालविया आता है, मालविया कहीं पूछा हुआ था पेपर में, और WH 147 चपाती के लिए है, और D 134 व मुक्ता जो है असिंचित बरानी खेती के लिए उपयुक्त किस्म है, और PBW 502 आता है, सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त व करनाल बंट रोधी किस्म है, और लवणीय भूमि व पछेती बुआई हेतु उपयुक्त किस्म में कौन सा है? K65, जॉब 666, दुर्गापुर 65, सुजाता आदि है। अब जलवायु, तो ठंडी व नम शीतोष्ण जलवायु चाहिए होता है, और वनस्पति वृद्धि के लिए जो है ठंडी व नम जलवायु चाहिए होता है। अंकुरण के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और फूटान के लिए उपयुक्त तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, एवं दाना बनने के लिए उपयुक्त तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। और इष्टतम तापमान कितना चाहिए होता है? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और दाना
जो है बनते समय गर्म व शुष्क मौसम उपयुक्त रहता है। तो जलवायु में क्या है, ठंडी व नम शीतोष्ण जलवायु, और वनस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडी व नम जलवायु, और अंकुरण के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, फूटान के लिए तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, दाना बनने के लिए 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, और बाकी इष्टतम देखा जाए तो कितना चाहिए होता है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और दाना बनते समय गर्म व शुष्क मौसम उपयुक्त रहता है। और मृदा, तो दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है। और बीज दर की बात करते हैं तो सामान्य बुआई के लिए 100 केजी पर हेक्टेयर, और असिंचित क्षेत्रों या पछेती बुआई के लिए 125 केजी पर हेक्टेयर, और डिबलर द्वारा जो है 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। अगर सामान्य बुआई करेंगे 100 केजी पर हेक्टेयर, असिंचित या पछेती बुआई करेंगे तो 125 केजी पर हेक्टेयर, और डिबलर का प्रयोग करेंगे तो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। अब बीज उपचार, तो इसमें FIR विधि आता है, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। फंगीसाइड में किसका प्रयोग करते हैं, कैप्टान या कार्बेंडाजिम या विटावैक्स 2 ग्राम प्रति किग्रा बीज के हिसाब से प्रयोग करते हैं। और इंसेक्टिसाइड में किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोपायरीफास या फ्रीप्रोनिल 4.5 ml पर किग्रा जो है बीज के हिसाब से प्रयोग करते हैं। और राइजोबियम जो है गेहूं अनाज वाली फसल है, इसलिए राइजोबियम जीवाणु जो की जगह जो है एजोटोबैक्टर जीवाणु काम में लेते हैं। तो FIR विधि में क्या होता है, फंगीसाइड में कैप्टान या कार्बेंडाजिम या विटावैक्स 2 ग्राम प्रति किग्रा बीज के हिसाब से प्रयोग करते हैं। इंसेक्टिसाइड में क्लोरोपायरीफास या फ्रीप्रोनिल 4.5 ml प्रति किग्रा जो है बीज का प्रयोग करते हैं। और राइजोबियम जो है गेहूं अनाज वाली फसल है, और इसलिए राइजोबियम जीवाणु की जगह एजोटोबैक्टर जीवाणु जो है काम में लेते हैं। अब बीज की दूरी, तो कतार से कतार की दूरी कितना रखते हैं, 22.5 सेंटीमीटर। पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और बौनी किस्मों में बीज की गहराई कितना रखते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। और एक जीन बौनी किस्म के लिए जो है 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हैं। 2 जीन बौनी किस्म के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। और ट्रिपल जीन बौनी किस्म के लिए 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हैं। और सिंचित क्षेत्रों में सामान्य बीज को जो है 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना बोएं। तो कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। पौध से पौध की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और बौनी किस्मों में बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। और एक जीन बौनी किस्मों के लिए जो है 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हैं। 2 जीन बौनी किस्मों के लिए जो है 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। और ट्रिपल जीन बौनी किस्मों के लिए 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हैं। और सिंचित क्षेत्रों में सामान्यतः जो है बीज को 5 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना बोएं। अब बुआई का समय, तो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर बुआई हेतु उपयुक्त समय है। और पछेती बुआई हेतु 15 दिसंबर तक करते हैं। और गेहूं में अधिक उत्पादन हेतु क्रॉस बुआई करते हैं। गेहूं में अगर अधिक उत्पादन चाहिए तो क्रॉस बुआई किया जाता है। अब बुआई की विधियां, तो इसमें ड्रिलिंग आता है। तो सीड कम फर्टी ड्रिल जो है यह बुआई की श्रेष्ठ विधि है। और दूसरा आता है ब्रॉडकास्टिंग, जिसको छिड़काव कहते हैं। इस विधि में अधिक बीज यानी कि 125 केजी पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। बीज की मात्रा इसमें ज़्यादा लगता है। और तीसरा आता है डिबलिंग। इसमें जो है 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। डिबलर की सहायता से जो है एक एक बीज बोया जाता है। और चौथा था हल के पीछे बीज को डालना, बिहाइंड द प्लॉग मेथड। 2 प्रकार का होता है, एक केरा विधि आता है, दूसरा पूरा विधि आता है। केरा विधि में क्या होता है, इस विधि में बीज
हल द्वारा बनाए गए कूड़ में डालते हैं तथा यह विधि जो है बीज की मात्रा कम होने की स्थिति में जो है किसान के लिए उपयुक्त है। तो कैरा विधि में क्या है, बीज हाथ से हल द्वारा बनाए गए कूड़ में डालेंगे और यह विधि जो है बीज की मात्रा कम होने की स्थिति में किसान के लिए उपयुक्त होता है। और पोरा विधि जो होता है, इस विधि में बीज हाथ से ना डाल करके हल से जुड़ी नाई ओरनी में डालते हैं। अब आता है FIRB विधि, फॉरो इंटीग्रेटेड राइस बेड सिस्टम। तो यह बुआई की नई विधि है। FIRB विधि क्या है, बुआई की नई विधि है। अब उर्वरक, तो 10 से 20 टन गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं और NPK जो है 120-60-40 kg पर हेक्टेयर व 25 kg जो है जिंक सल्फेट बुआई के समय डाले जाते हैं और नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दिया जाता है तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा जो है गेहूं की पहली व दूसरी सिंचाई के साथ देते हैं। तो उर्वरक में कौन सा था, 10 से 20 टन गोबर की खाद और NPK कितना रहता है 120-60-40 और 25 kg साथ में जिंक सल्फेट और नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस पोटास की पूर्ण मात्रा जो है बुआई के समय देते हैं तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा जो है गेहूं की पहली व दूसरी सिंचाई के साथ देते हैं। अब आता है खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। तो पहला आता है एक बीज पत्री खरपतवार, जिसमें पहला आता है गुल्ली डंडा जिसको फेलेरिस माइनर कहते हैं। इसे गेहूं का मामा या मडूसी या गेहूं सा भी कहते हैं। यह गेहूं का नकलची या मिमिक्री खरपतवार है। नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटन्यूरान 750 ग्राम पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। और मलिक ने हिसार में सर्वप्रथम पाया कि गुल्ली डंडा आइसोप्रोटन्यूरान के प्रति प्रतिरोधी हो चुका है, तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, तो सल्फोसल्फ्यूरान का 20 ग्राम AI पर हेक्टेयर काम में लिया गया। तो पहले आइसोप्रोटन्यूरान जो था प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब मलिक के द्वारा पाया गया कि मतलब ये प्रतिरोधी हो गया, तो इसके जगह सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग होने लगा। और जंगली जई आता है जिसको एविना फेटुआ कहते हैं। अब द्विबीजपत्री खरपतवार, तो इसमें बथुआ, कृष्णनील, सेजी। बथुआ में चीना पोडियम एल्बम आता है, कृष्णनील में एनागेलिस आर्बेंसिस आता है और सेजी में मेलिलोटस अल्बा आता है। तो द्विबीजपत्री खरपतवार में कौन सा आता है, बथुआ आता है, कृष्णनील आता है, सेजी आता है। बथुआ में चीना पोडियम एल्बम और कृष्णनील में एनागेलिस आर्बेंसिस और सेजी में मेलिलोटस अल्बा आता है। फिर हिरनखुरी आता है, फील्ड बाइंडवीड प्लस आर्बेंसिस। तो हिरनखुरी क्या है, गेहूं का आपत्तिजनक ऑब्जेक्शनेबल खरपतवार है और नियंत्रण के लिए सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के रोकथाम के लिए 2,4-D @ 0.5 kg पर हेक्टेयर की दर से फसल बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। आजकल गेहूं में नया खरपतवार नाशी कौन सा है, मेटासल्फ्यूरान मिथाइल काम में लेते हैं और जिसकी 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहती है। तो हिरनखुरी जिसको फील्ड ब्लाइंड वीड कहते हैं, कानुलस अर्बेंसिस, गेहूं का क्या है, आपत्तिजनक खरपतवार है। और सभी चौड़ी पत्ती खरपतवार को रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो 2,4-D का प्रयोग करते हैं। और आजकल नया जो है गेहूं का में नया खरपतवार नाशी मेटासल्फ्यूरान मिथाइल काम में लेते हैं और जिसकी 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। अब गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, तो 6 अवस्था होती है। पहली सिंचाई जो है बुआई के 21 दिन बाद CRI जड़ जमने पर करते हैं। तो पहला क्या है, बुआई के 21 दिन बाद।
दूसरा 40 से 45 दिन बाद, जिसको टिलरिंग स्टेज भी कहते हैं, कल्ले निकलने व फुटान के समय। और तीसरा जो है 60 से 65 दिन होता है के बाद होता है, और जिसे लेट ज्वाइनिंग स्टेज भी कहते हैं, गांठ बनने की अंतिम अवस्था। और चौथा है 80 से 85 दिन बाद बालियां आते समय, जिसे फ्लावरिंग या बटिंग स्टेज कहते हैं। और पांचवा है 100 से 105 दिन बाद, जो कि दाने के दुधिया अवस्था या मिल्किंग स्टेज है। और छठवां है 115 से 120 दिन बाद, जिसे दाना पकते समय। तो पहला स्टेज कौन सा, CRI, जो कि बुआई के 21 दिन बाद। दूसरा टिलरिंग स्टेज है, जो कि बुआई के 40 से 45 दिन बाद। और उसके बाद 60 से 65 दिन बाद कौन सा स्टेज आता है तीसरा स्टेज में, तो लेट ज्वाइनिंग स्टेज आता है। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज आता है 80 से 85 दिन बाद। उसके बाद जो है मिल्किंग स्टेज आता है 100 से 105 दिन बाद। उसके बाद ड्राउट स्टेज आता है 115 से 120 दिन बाद। अब डफ स्टेज, जब गेहूं के दाने में दुधिया अवस्था के बाद दाने सख्त होने लगते हैं तो उसे डफ स्टेज कहते हैं। तो जब गेहूं के दाना रहे दुधिया अवस्था में, उसके बाद जब वो सख्त होने लगता है, पहले दुधिया अवस्था में रहेगा, फिर उसके बाद जब सख्त होगा तो उसे डफ स्टेज कहते हैं। और यह जो है 115 से 120 दिन बाद आता छठी स्टेज है। और उसके बाद सिर से जमाव स्टेज, CRI स्टेज, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है गेहूं का। तो गेहूं की बुआई की जो है 20 से 25 दिन बाद, या कहें 21 दिन बाद, गेहूं के तने से भूमि की सतह के पास से निकलने वाली शीर्ष जड़ें कहलाती हैं। और यह अवस्था जो है सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था है। यह अवस्था RBL भारद्वाज ने रिपोर्ट किया था। और गेहूं की फसल में जब एक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो तो CRI स्टेज पर ही सिंचाई करते हैं, और जब 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI और पुष्पन स्टेज पे करते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पे। और जब 3 सिंचाई गेहूं के लिए हो तो CRI स्टेज में करेंगे, गांठ स्टेज में करेंगे, और डफ स्टेज यानी कि दुधिया अवस्था में करते हैं। डफ नहीं, मिल्किंग स्टेज में करते हैं। और गेहूं में पानी की जलमांग कितना होता है, तो गेहूं में पानी का जलमांग 400 से 650 mm होता है। अब आता है कीट प्रबंधन। तो इसमें पहला आता है गेहूं का सैन्य कीट। तो पहला है गेहूं का सैन्य कीट, माइथिमा सेपार्टा। इस कीट से प्रभावित फसल जो है पूर्णतः पत्ती रहित हो जाती है, जैसे फसल को कोई पशु चर गया हो। तो गेहूं के सैन्य कीट में क्या होता है, फसल ऐसा दिखने लगता है कि फसल को कोई पशु चर गया हो, पूर्णतः पत्ती रहित हो जाती है। और वर्तमान समय में इस कीट का प्रकोप जो है गेहूं की फसल पर जो है नगण्य है, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और फिर दूसरा था दीमक, ओरेंटोटर्मिस ओविसस। नियंत्रण के लिए इसके प्रभाव को रोकने के लिए क्लोरोपाइरीफास @ 450 ml प्रति 1 किग्रा बीज की दर से उपचारित करें, तथा खड़ी फसल में दीमक नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास @ 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ भी दे दें। और खड़ी फसल में जो है फीप्रोनिल रीजेंट @ 10 kg पर हेक्टेयर की दर से डालें। तो सिंचाई के साथ क्लोरोपाइरीफास भी दे सकते हैं आप इसको, अगर जो दीमक को ख़त्म करना है। और घुजिया बीविल टेनिमेकस इंडिकस, तो गेहूं की नर्सरी अवस्था का प्रमुख कीट है। घुजिया बीविल क्या है, गेहूं की नर्सरी अवस्था का प्रमुख कीट है। अब भंडारण के कीट, तो इसमें पहला आता है खपरा बीटल, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम।
यह अधिक तापमान व बहुत ही कम नमी में भी जो है नुकसान पहुंचाने वाला भंडारण का कीट है और इसकी केवल लार्वा अवस्था नुकसान पहुंचाती है। तो खपरा बीटल क्या होता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम आता है। यह अधिक तापमान व बहुत कम नमी में नुकसान पहुंचाने वाला भंडारण कीट है और केवल लार्वा अवस्था ही नुकसान पहुंचाती है। अगला आता है लेसर बोरर या छोटी इल्ली, राइजोपरथा डोमेनिका। जौ एवं गेहूँ के दाने में जो है छेद करके नुकसान पहुंचाता है। और तीसरा आता है आटे की इल्ली, ट्राइबोलियम कैस्टेनम आता है। नियंत्रण के लिए सल्फास एल्युमिनियम फास्फाइड एक गोली जो है 3 ग्राम की होती है @ 3 गोली प्रति टन जो है अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करें। तो आटे की इल्ली ट्राइबोलियम कैस्टेनम है, नियंत्रण के लिए सल्फास का प्रयोग करें। एक गोली कितना वेट होता है उसका, 3 ग्राम, 3 गोली प्रति हेक्टेयर के, मतलब हेक्टेयर नहीं प्रति टन के हिसाब से प्रयोग करें। अब पांचवा आता है गेहूं का अन्य कीट। इसमें पहला आता है गेहूं का मोइला। तो इसमें आता है रोस्प्लसी फेलम स्पीसीज। और दूसरा आता है गुलाबी छेदक आता है सेस्मिया इन्फ्रेंस। यह गेहूं के तने पर जो है डेडहर्ट लक्षण पैदा करता है। और अगला आता है गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण। जिंक फास्फाइड @ 2% चूर्ण, जिसमें 47% भाग आटा और 2 भाग जो है तेल से जो है विष चूहा तैयार कर 6 ग्राम की मात्रा प्रति आबादी बिल में डाल दें। और ब्रोमोडियोलोन 0.005% केक प्रति आबादी जो है बिल में डालें। और जब बिल में नहीं डालना चाहते हैं तो दवा को जो है आटा के साथ मिलाएं, सूखे आटे के साथ ऊपर हल्का सा जो है आटा और छिड़क दें अलग से, केवल वो दवा नहीं दिखना चाहिए, रख दीजिए तब भी ख़त्म हो जाते हैं। हमारे घर पे ऐसे ही करते हम लोग। तो गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण, तो जिंक फास्फाइड @ 2% चूर्ण, जिसमें 47% भाग आटा, रेशियो 2 भाग जो है तेल से जुता विष चूहा तैयार कर 6 ग्राम जो है मात्रा प्रति आबादी बिल में डाला जाता है। और फिर ब्रोमोडियोलोन का जो है 0.005% केक जुता प्रति आबादी बिल के में जो है डाला जाता है। अब रोग आता है, तो गेहूं का रोली या गिरवी रोग आता है रस्ट। तो भारत में गेहूं की रोली पर जो है सर्वप्रथम कार्य डॉक्टर केसी मेहता ने आगरा में किया था और रोली के जीवन चक्र की अवस्थाओं का पता लगाया और इसलिए इनको जो था भारतीय रोली रोग के पितामह कहते हैं। तो भारतीय रोली रोग के पितामह किसे कहते हैं, केसी मेहता को। और 5 अवस्था या प्रकार के जो है बीजाणु पाए जाते हैं, जिसे यूरेडियम रिपीटेटिंग स्पोर हैं। और रस्ट जो है विकल्पी फफूंद है। और गेहूं की जो है रोली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो गेहूं की रोली रोग अथवा गिरवी रोग में क्या होता है, भारत में गेहूं की रोली रोग का सर्वप्रथम कार्य जो है डॉक्टर केसी मेहता ने आगरा में किया था और रोली की जो है जीवन चक्र अवस्थाओं का पता लगाया, इसलिए भारतीय रोली रोग के पितामह कहते हैं। और 5 अवस्था या प्रकार के जो है बीजाणु पाए जाते हैं, जिसे यूरेडियम रिपीटेटिंग स्पोर कहते हैं। और रस्ट फफूंद विकल्पी यानी कि ऑब्लिगेट फफूंद हैं। और गेहूं की रोली मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला था भूरे या पत्ती का गिरवी आता है ब्राउन और लीफ स्पॉट लीफ रस्ट आता है।
यह रोग जो है पक्सिनिया रिकांड्रिटा टिटिसाई कवक द्वारा होता है और तीनों रोली में सबसे अगेती आती है तथा सर्वाधिक नुकसानदायक है एवं संपूर्ण देश में गेहूं की फसल में पाई जाती है। और बी आता है पीली अथवा धारीदार रोली आता है जिसको येलो और स्ट्रिप रस्ट कहते हैं। यह रोग पक्सिनिया स्ट्रियोफॉर्मिस नामक कवक से फैलता है। यह ठंडे व नम वातावरण में जो है बाली बनने से पूर्व जो है फरवरी में जो है अधिक होता है। तो पीली अथवा धारीदार रोली रोग में क्या होता है, यह रोग जो था पक्सिनिया स्ट्रियोफॉर्मिस नामक कवक से फैलता है। अब सी आता है गेहूं की काली या तने की रोली रोग, ब्लैक और स्टेम रस्ट। यह रोग जो है पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई नामक कवक से होता है और यह रोली मुख्यतः जो था तने का अधिक बीमारी फैलाती है, तने पर जो है अधिक बीमारी फैलाती है, इसलिए स्टेम रस्ट भी कहते हैं तथा गेहूं की किलर बीमारी के नाम से भी जानी जाती है। और इस रोली रोग के आक्रमण देरी से होने के कारण गेहूं की फसलों में कम नुकसान पहुंचाती है। रस्ट मैनेजमेंट। तो गिरवी रोग के नियंत्रण हेतु मैनकोजेब @ 2 kg पर हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर जो है छिड़काव करते हैं। तो रस्ट मैनेजमेंट में किसका प्रयोग करते हैं? मैनकोजेब का प्रयोग करते हैं @ 2 kg पर हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में रोग का लक्षण जब दिखेगा तो उसका प्रयोग करते हैं। और पोटैशिक उर्वरक का जो है अधिक प्रयोग करते हैं। और अगर तीनों गिरवी रोग का नियंत्रण करना है तो सल्फर पाउडर का प्रयोग करते हैं @ 25 kg पर हेक्टेयर जो है खड़ी फसल में भुरकाव करते हैं। अनावृत कंड रोग, लूज स्मर्ट ऑफ व्हीट। यह रोग जो है अस्टिलागो न्यूडा वैरायटी टिटिसाई द्वारा होता है और अंतः बीजोड़ रोग है। और इस रोग से प्रभावित फसल में बालियां जल्दी आ जाती हैं तथा बालियां बौनी रह जाती हैं। और इस रोग से प्रभावित बालियों में दाने की जगह जो है काला चूर्ण जैसा पदार्थ बन जाता है। तो लक्षण क्या है? दानों की जगह क्या होगा? काला चूर्ण जैसा पदार्थ बन जाएगा। अंतः बीजोड़ रोग है और अस्टिलागो न्यूडा वैरायटी टिटिसाई द्वारा होता है। नियंत्रण। तो बीजों को वीटावैक्स या कार्बेंडाजिम नामक सिस्टमिक फंगीसाइड 2.5 ग्राम पर kg की दर से उपचारित करें। और रोग के रोकथाम के लिए विश्व में सर्वप्रथम जो है अंतःप्रवाही फफूंदनाशी जो वीटावैक्स है की खोज वान स्मेलिंग एवं कुल्का ने जो है 1967 में जो है किया था। इस रोग के रोकथाम के लिए लूथरा फासतार ने 1934 में सर्वप्रथम बीजों को सूर्य की धूप से जो है उपचारित करने की विधि का जो है उपयोग किया तथा जेनसन ने इस रोग हेतु जो है बीजों को गर्म पानी में 54 डिग्री सेल्सियस तापमान में 10 मिनट तक जो है उपचारित करने की विधि विकसित की। करनाल बंट। करनाल बंट जो है यह रोग सबसे पहले 1930 में करनाल हरियाणा में मिंत्रा द्वारा प्रायोगिक बीज प्लांट में देखा गया था। यह निवोसिया या ट्रिलेटिया जो है इंडिका नामक कवक द्वारा होता है। बीजोड़ रोग है और इस रोग से प्रभावित जो बालियों के कुछ दाने अल्प जो है सड़कर जो है गल जाते हैं और इसलिए इसे गेहूं का कैंसर रोग भी कहते हैं। और इस रोग से प्रभावित गेहूं की बालियों में ट्राईमेथिल एमीन तत्व के कारण सड़ी हुई मछली सी गंध आती है और इस रोग के कारण गेहूं के निर्यात में कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है, बंद करना पड़ा है। तो करनाल बंट किसकी वजह से होता है? निवोसिया या ट्रिलेटिया इंडिका नामक कवक द्वारा होता है और इसे गेहूं का कैंसर रोग भी कहते हैं। और इसमें किसकी वजह से सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है? तो ट्राईमेथिल एमीन की वजह से सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। यह कैसा रोग है? तो यह सीड बॉर्न डिजीज़ है। अब अगला है गेगला रोग या ईयर कोकल और जिसको सीड गॉल डिजीज़ भी कहते हैं। यह जो है सूत्रकृमि एगुइना टिटिसाई द्वारा होता है
और यह विश्व में खोजा गया प्रथम जो है पादप परजीवी ने जो है 1743 में गेहूं की फसल पर खोजा। तो जेटी निधम ने 1743 में गेहूं की फसल पर खोजा। लक्षण क्या थे? गेहूं की नर्सरी अवस्था में जो है पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधा जो है झाड़ी नुमा हो जाता है। इसमें पौधा क्या है? पत्तियां सिकुड़ कर झाड़ी नुमा हो जाता है और पौधे छोटे रह जाते हैं और बालियों में दाने की जगह कोकल बन जाते हैं। नियंत्रण के लिए बीजों को बुआई से पूर्व 20% नमक के घोल में डुबोकर उपचारित करें। मुख्यतः निमेटोड ग्रसित रोग के रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान या फ्यूराडान 3G@15 से 20 kg पर हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व प्रयोग करें। टुंडू रोग या येलो ईयर रॉट या सेहू रोग कारक क्या होता है? क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई नामक जीवाणु होते हैं और वाहक कौन है? तो एगुइना ट्रिटिसाई है। होता किसकी वजह से? क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई की वजह से। और फैलता किसकी वजह से? तो एगुइना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि की वजह से। लक्षण क्या है? पत्तियों व बालियों से जो है एक पीले रंग का गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। और वाहक के रोकथाम के लिए क्या करते हैं? 20% नमक के घोल से बीजों को उपचारित करके बोया जाता है। और अगला है गेहूं का मोलिया रोग या हेट्रोडेरा एवनी नामक सूत्रकृमि द्वारा होता है और इसे जो है सिस्ट नेमेटोड भी कहते हैं। नियंत्रण के लिए फसल चक्र जो है 3 साल तक गेहूं ना बोएं और साथ ही जो है अन्य फसलें जैसे सरसों, चना, मेथी आदि फसलें बोएं और यही नियंत्रण का एक प्रभावी तरीका है। और जौ का जो है राजकिरण RD 387, RD 2052 और RD 2035 जो है सूत्रकृमि रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। और गेहूं में कौन सा है? राज MR1। तो शिष्ट सूत्रकृमि रोधी किस्म जौ की कौन सी है? राजकिरण RD 387, RD 2052 और RD 2035 और गेहूं की राज MR1 है। अब 7वां है पाउडरी मिड्यूल। कारक क्या है? ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस नामक फफूंद है। तो पाउडरी मिड्यूल का कारक क्या है? ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस नामक फफूंद है। अब कटाई एवं भंडारण। तो गेहूं की कटाई जो है दानों में 20% से 25% जब नमी रहे तब करते हैं और गेहूं का सुरक्षित भंडारण के लिए 10 से 12% नमी पर किया जाता है। तो जब कटाई करते हैं तो गेहूं के दानों में नमी कितना रखते हैं? तो 20 से 25% और जब भंडारित करते हैं तो 10 से 12% नमी पर किया जाता है। और गेहूं के बीजों का सुरक्षित भंडारण हेतु डेकामेथ्रिन 2.8 EC से 8 ml पर क्विंटल या 250 ग्राम पर क्विंटल मेलाथियन दवा का प्रयोग करते हैं। तो डेकामेथ्रिन का प्रयोग करते हैं और मेलाथियन का प्रयोग करते हैं गेहूं के बीजों का सुरक्षित भंडारण हेतु। अब अगला है ट्रिटकेल। तो ट्रिटकेल क्या है? यह पहला मानव निर्मित इंटरजेनरिक जो है क्रॉस वाली अनाज की फसल है और जो गेहूं यानी कि टिटकम एस्टिवम और राई सिक्कल सीरियल के क्रॉस से उत्पन्न हुआ है। तो ट्रिटकेल क्या है? मानव निर्मित है और गेहूं और राई के क्रॉस से उत्पन्न हुआ है। अब बूटिंग अवस्था। यह गेहूं में प्रजनन अवस्था है जिसकी विशेषता क्या है? सबसे ऊपरी इंटरनोड में जो है सूजन आ जाता है। इसमें जो सबसे ऊपर का इंटरनोड है गेहूं में वहाँ पे सूजन आता है, स्वेलिंग, और स्पाइक जो अंदर होता है वह अंतिम पत्ती द्वारा ढका रहता है और जिसे फ्लैग लीफ कहा जाता है। तो बूटिंग स्टेज में क्या होता है कि गेहूं की प्रजनक अवस्था है और जिसकी विशेषता क्या है? सबसे ऊपरी इंटरनोड में सूजन आ जाता है और स्पाइक जो अंदर होता है वो अंतिम पंक्ति से जो होता है ढका रहता है और जिसे फ्लैग लीफ कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो सामान्य चपाती
गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। और गेहूं का उत्पत्ति क्या है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया, टर्की। और गेहूं के फूल वाले हिस्से को कहा जाता है, तो गेहूं के फूल वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? स्पाइक या ईयर। मैक्रोनी गेहूं को ट्रिटिकम ड्यूरम के रूप में जाना जाता है। और अगला, इमर गेहूं को ट्रिटिकम डाइकोकम के नाम से जाना जाता है। और गेहूं की देर से बोई जाने वाली उपयुक्त किस्म में कौन सा है? लोक 1 है, राज 3765 है, सोनालिका है। और गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितना रखते हैं? 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं। और सिंचाई की जो है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था गेहूं में कौन सी है? तो CRI स्टेज है, 21 दिन बाद। और गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है? तो नॉरिन 10 है। और गेहूं का महत्वपूर्ण मिमिक्री खरपतवार कौन सा है? तो फैलेरिस माइनर है। इसका टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। और गेहूं के बीज का परीक्षण वजन कितना होता है? 40 ग्राम होता है। और फैलेरिस माइनर का परीक्षण वजन कितना होता है? 2 ग्राम होता है। और दलहनी फसल के आसपास का बहाव खतरा किस शाकनाशी के कारण होता है? तो 2,4-D के स्प्रे के कारण होता है। और गेहूं की ट्रिपल जीन बौनी किस्म कौन सी है? तो हीरा, मोती और अर्जुन है। और गेहूं के स्पाइकलेट्स के केंद्रीय जिगजैकिस को क्या कहा जाता है? तो रेचेस कहा जाता है। और गेहूं का फल का प्रकार क्या है? तो कैरियोप्सिस है। और मानव द्वारा निर्मित प्रथम अनाज कौन सा है? तो ट्रिटिकेल है। और ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है? तो गेहूं और राई का क्रॉस है। और DT46 किस्म है, तो DT46 जो है ट्रिटिकेल की किस्म है। गेहूं के बीज के अंकुरण का तापमान कितना होता है? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? तो 8 से 11%। और विश्व की प्रधान खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो विश्व की प्रधान खाद्यान्न फसल गेहूं है। और वर्तमान समय में अधिकांश भारतीयों के गेहूं की किस्म की जीन कौन सी है? तो RST1 और RST2। और गेहूं की प्रोटीन जो अच्छी रोटी की गुणवत्ता और चपाती बनाने के लिए होती है, उसमें आवश्यक क्या है? तो ग्लूटेन होना आवश्यक है। ग्लूटेन रहेगा तभी अच्छी रोटी बनेगी और चपाती बनेगी। और अनाजों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की मात्रा कितना होना चाहिए? 10 से 12%। और गेहूं की कटाई की अवस्था में नमी कितना होना चाहिए? तो 25 से 30%। और ट्रिपल जीन बौनी किस्मों को वर्ष 1970 में जारी किया गया था। और जिस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन व खेती होता है वह कौन सा है? यूपी में सर्वाधिक जो है उत्पादन भी होता है और खेती भी होता है। और किस व्याधि से गेहूं के निर्यात गुणवत्ता प्रभावित होती है? तो करनाल बंट, सड़ी मछली जैसा गंध आता है और कैंसर रोग भी कहते हैं। और गेहूं की फसल में जो है बौनेपन के लिए एजेंट कौन सा? साइकोसेल है। और गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा? हिरनखुरी, जिसको कानवोलस अर्वेंसिस कहते हैं। और गेहूं की किस्म जो 2,4-D के लिए अति संवेदनशील है और जिसमें स्पाइक विकृति होती है, HD 2009 अर्जुन। गेहूं में प्राथमिक जड़ें जो पौधे को प्रारंभिक अवस्था में सहारा देती हैं एवं पोषण देती हैं, क्या कहलाती हैं? तो सेमिनल जड़ें। और तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।